Good morning, students. In the previous video of structure and bonding, we were discussing about formal charge of any atom. फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। यहाँ पर वह एटम उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर लिखा जाता है जिसके लिए हम फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन कर रहे हैं। माइनस करके अपन को करना है असहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस सहसंयोजक बंधों की संख्या। असहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से का अर्थ है, इससे हमारा तात्पर्य होता है उस पर्टिकुलर एटम पर प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम ये भी कह सकते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने किसी भी प्रकार की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, किसी भी प्रकार की बॉन्डिंग में वो इन्वॉल्व नहीं है। प्लस कोवेलेंट बॉन्ड्स की संख्या उस पर्टिकुलर एटम से अन्य कितने एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्किल साइनाइड में ही हम देख लें कि कार्बन ने कितने बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज क्या है। फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है कार्बन का एटॉमिक नंबर दैट इज़ 4 माइनस असहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नाइट्रोजन पर हम यहाँ देखें असहभाजित इलेक्ट्रॉन्स 2 बचे जाते हैं तो वो 2 यहाँ आ गया। कोवेलेंट बॉन्ड्स की संख्या कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं तो 3 यहाँ पर बॉन्ड्स हो गए, ये 3 हो गया। इक्वल्स टू 4 माइनस 5 इक्वल्स टू -1 आता है। इसी प्रकार से हम नाइट्रोजन पर भी फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का हो गया 5 माइनस असहभाजित इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पे अब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं बचा है जो लोन पेयर के रूप में या नॉन बॉन्डेड हो, वह 0 आ गया। प्लस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रखे हैं एंड एल्किल ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी टोटल 4 बॉन्ड्स नाइट्रोजन के द्वारा बनाए गए हैं। तो नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज के क्या आ गया, +1 आ गया, कार्बन पे -1 आ गया। इस तरीके से दिए गए किसी भी कंपाउंड के लिए फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए की जा सकती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ थ्योरीज दी गई हैं। फर्स्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले किसी भी थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें एटम्स के ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यह प्रूव करती है कि किसी भी एटम में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन हमेशा सदैव वेव की तरह बिहेव करते हैं। यह समीकरण इस बात को सिद्ध नहीं कर पाता कि इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित समय पर स्थिति कहाँ है और उसका कितना वेग है, यानी कि किसी भी गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, परंतु किसी विशेष स्थान पर पाए जाने की संभावना को अवश्य इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर अधिकतम क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है उसे एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्डिंग के लिए मुख्यतः एस तथा पी कक्षकों का ही, एस ऑर्बिटल्स का एंड पी ऑर्बिटल्स का ही उपयोग किया जाता है। इनकी स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से देखिए बता सकते हैं। एस ऑर्बिटल्स की शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है। एटम के सभी एस ऑर्बिटल्स की स्फेरिकल शेप होती है जिससे उनका आकार अलग अलग होता है। जैसे 1s ऑर्बिटल में एक स्फीयर होता है, 2s ऑर्बिटल में बीच में 1s एंड 2s के बीच में खाली जगह होती है और फिर दूसरा स्फीयर
होता है। एक s ऑर्बिटल में जितना भी आवेश होता है वो सारा का सारा आवेश स्फीयर में समान रूप से वितरित रहता है। किसी जगह अधिक आवेश, किसी जगह कम आवेश, इस प्रकार से आवेश नहीं पाया जाता है। 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल, या हम कह सकते हैं 1s स्फीयर एंड 2s स्फीयर के बीच में एक स्पेस है, जैसा कि जो कि हम यहाँ देखिए इस डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं। ये स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की ज़ीरो पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे स्पेस को नोडल सरफेस कहा जाता है और इनके नोडल पृष्ठ जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं। अब बात करते हैं हम p ऑर्बिटल्स की शेप की। p ऑर्बिटल्स के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स 3 तरीके के होते हैं, px, py एंड pz। इन ऑर्बिटल्स की शेप डम्बलाकार होती है, डंबल जैसी होती है। जिम वगैरह में या घर पे कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं और हाथों के बाइसेप्स को मजबूत करने के लिए हाथों में वो डंबल को यूज़ करते हैं। उस डंबल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। pz ऑर्बिटल के जो डंबल के लोब्स होते हैं वह z एक्सिस पे ओरिएंटेड होते हैं। py ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं वो y एक्सिस पे ओरिएंटेड होते हैं एंड px ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं वो x एक्सिस पर ओरिएंटेड होते हैं। इन डंबलों के या इन ऑर्बिटल्स के लोब्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना होती है। अब अपन आते हैं बैंड थ्योरी पे या बॉन्ड थ्योरी पे। बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट जो थ्योरी दी गई है वह है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत जो है वो हिटलर एंड लंदन के द्वारा, ये 2 साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा यह दिया गया था। इस सिद्धांत के मेन पोस्टुलेट्स निम्न हैं। फर्स्ट, कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स के परस्पर ओवरलैपिंग द्वारा बॉन्ड बनाता है। मीन्स बॉन्ड बनाने के लिए जो ओवरलैपिंग होती है वो केवल और केवल वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स के द्वारा होती है, उनमें ही होती है। वैलेंस शेल से अंदर वाले ऑर्बिटल्स में किसी तरह की कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है ये थ्योरी में कि किसी भी एटम में वैलेंस शेल के ऑर्बिटल बॉन्डिंग करने के लिए हाफ फिल्ड होने चाहिए। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स किसी तरह की कोई ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं, ना ही वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। साथ ही बॉन्डेड एटम्स के ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विपरीत चक्रण वाले होने चाहिए, यानी कि एक एटम का ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अगर डाउनवर्ड स्पिन में है तो दूसरे का अपवर्ड स्पिन में होगा। ओवरलैपिंग के बाद 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप्ड पार्ट एक दूसरे में मर्ज हो जाता है और उदासीन चक्रण अवस्था प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस एटम्स के बीच में स्थित होता है और यह इलेक्ट्रॉन परस्पर 2 नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन द्वारा जुड़ा रहता है। इसे ही कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन ओवरलैपिंग की डायरेक्शन के अनुदिश ही होती है, यानी सेम डायरेक्शन में दोनों होते हैं। इसके कारण ही हम ये कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड दिशात्मक कैरेक्टर रखता है, दिशात्मक होता है। नेक्स्ट, कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वह
ओवरलैपिंग पर डिपेंड करती है। दोनों एटम्स के बीच में जितनी अधिक ओवरलैपिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। समान ऊर्जा और समान सिमेट्री के कक्षकों में अतिव्यापन अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है, कक्षकों की सिमेट्री का निर्धारण भी अतिव्यापन की दिशा पर ही निर्भर करता है। एस ऑर्बिटल्स की शेप स्फेरिकल होने से इसके इलेक्ट्रॉन्स का वितरण न्यूक्लियस के चारों तरफ समान रूप से होता है और बाकी और ऑर्बिटल्स पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स, एफ ऑर्बिटल्स स्फेरिकल नहीं होते हैं, इसलिए उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से नहीं होता है। इस कारण से ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व की दिशा में अतिव्यापन करके प्रबल बंध बना लेते हैं। इस थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अतिव्यापन की शर्तों को हम शॉर्टली यह इस प्रकार से कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग में एकल इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। संयोग करने वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का स्पिन विपरीत होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए ओवरलैपिंग भी मैक्सिमम होनी चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है वो इस प्रकार से देखिए हो सकती है। जब दो एटम्स पास पास आते हैं तो उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। जब दो एटम्स की ओवरलैपिंग पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो भी हो सकती है। ओवरलैपिंग सामान्यतः समनाभिकीय और विषमनाभिकीय परमाणुओं में हो सकती है और ओवरलैपिंग द्वारा बॉन्डेड एटम्स समान भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग भी दो तरीके से होती है। ये जो ओवरलैपिंग होती है यह भी दो तरीके की होती है। अगर एक अक्ष पर ओवरलैपिंग होती है तो उसे एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। एक्स के ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग होती है तो उसे कोलेटरल ओवरलैपिंग कहा जाता है। ओवरलैपिंग किस तरीके की है उसके आधार पर ही बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। अगर दोनों एटम्स के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग चूँकि मोर एक्सटेंट तक हो सकती है, अतः वह स्ट्रॉन्ग होती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो सिग्मा बॉन्ड प्रबल बंध है। कोलेटरल ओवरलैपिंग एक्स के ऊपर और नीचे होने वाली ओवरलैपिंग कोलेटरल ओवरलैपिंग है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, जिस कारण से पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है और यह बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है। एस ऑर्बिटल्स की जब ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक्सियल ओवरलैपिंग ही होती है। अगर एस एंड पी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो यह भी एक्सियल प्रकार से ही होती है, इसलिए इस प्रकार से एस पी ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पी पी ओवरलैपिंग होती है तो वह दो प्रकार से हो सकती है। अगर पी एक्स के बीच में या फिर एक ही एक्स पर इनके लोब्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो वह एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोलेटरल ओवरलैपिंग में क्या होता है, दो पी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग एक्सिस के ऊपर और नीचे होने के कारण पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड, एक चीज़ हमेशा याद रखना, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी भी अकेले नहीं होता है। पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ही पाई बॉन्ड बन सकता है। अतः पाई इलेक्ट्रॉनों को हम गतिशील इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। थैंक यू।